अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैठने की व्यवस्था के सिद्धांत, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट का थ्योरी है और ये पार्ट 1 है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम लोगों को पढ़ना है। सिटिंग अरेंजमेंट में किस किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या ये टॉपिक है, इस चीजों को समझते हुए हमें क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट बेसिकली क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिटिंग मतलब बैठना और अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था, मतलब बैठने की व्यवस्था। आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ नाम दिए होंगे, उन नाम के बाद में कुछ कंडीशंस दी जाएंगी कि ए उसके थर्ड राइट में बैठता है, बी के सामने जी बैठता है, ऐसे कुछ कंडीशंस दी जाती हैं और उन कंडीशंस के बेसिस पे फिर आपको ये डिफाइन करना होता है, एक डायग्राम ड्रॉ करना होता है और फिर आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सही आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसका प्रोसीजर रहता है इसके क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। आइए अपने सेशन को आज बढ़ाते हैं आगे की ओर। क्या क्या है आइए देखते हैं जरा। ये 6 चैप्टर है बैठने की व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर हम लोग परिचय डिस्कस करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे। प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। तो 3 टाइप्स के बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। वृत्त पर आधारित व्यवस्था, ठीक है। इनसाइड फेसिंग केंद्र की ओर, बाहर की ओर और इसके बाद कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर, ठीक है। फिर टाइप 2 इसके अंदर आते हैं वर्ग और आयत पर आधारित क्वेश्चन, इसके अंदर भी एक केंद्र एक बाहर और कुछ केंद्र और कुछ बाहर की ओर। टाइप 3 आ जाता है पंक्ति पर आधारित व्यवस्था, एकल पंक्ति और दोहरी या फिर समांतर पंक्ति, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग सारांश की, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर रहती हैं। आइए जरा बात करते हैं, इस पर डिस्कशन करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करते हैं कि क्या होता है बेसिकली इसके अंदर, ठीक है। लोगों का एक समूह कुछ शर्तों के आधार पर बैठे आने की प्रक्रिया को बैठने की व्यवस्था कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ आपको पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं और कुछ आपको कंडीशंस दी जाती हैं, कुछ शर्तें बताई जाती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनके आधार पे आपको उन लोगों को बिठाना होता है, ठीक है। अब बिठाना जो होता है वो कभी कभार सर्कल में बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर, कभी बोलता है कि रेक्टेंगल में बिठा दीजिए, कभी बोलता है कि स्क्वायर में बिठा दीजिए, कभी बोलता है लाइन में बिठा दीजिए। अच्छा, लाइन भी दो तरीके की, या तो सिंगल लाइन होगी या फिर डबल दो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें भी क्वेश्चन को बोला जाएगा, क्वेश्चन के अंदर ये डिफाइन किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ये आपको किस में करना है, सर्कल में करना है या स्क्वायर में करना है या लाइन में करना है, जिसमें भी होगा वो आपको डिफाइन करते हैं, बताते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 तरीके की जानकारियां आती हैं। जो भी आपके नीचे जो शर्तें आती हैं, जो नियम नीचे जो दिए होते हैं, वो नियम बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है निश्चित जानकारी, जो कि एक डेफिनेट जिसे हम कह सकते हैं, मतलब सीधे आपको बताया जाएगा कि ये उसके थर्ड राइट में बैठा है, वो कोने पर बैठा है, ये स्टार्टिंग में बैठा है। जो पर्टिकुलर किसी की बिल्कुल परफेक्ट जानकारी मिल रही हो जिस पॉइंट के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं निश्चित जानकारी। जब किसी वस्तु या स्थान निश्चित रूप से उल्लेखित हो, साफ बोला गया है कि जब किसी वस्तु का स्थान निश्चित रूप से उल्लेखित हो, जैसे कि किसी वस्तु की स्थिति दी गई जानकारी के माध्यम से पुष्टि की जा सकती है। दूसरे नंबर पे दिया गया था तुलनात्मक जानकारी। तुलनात्मक जानकारी कौन सी होती है? जब किसी विषय का स्थान निश्चित रूप से उल्लेखित नहीं होता है, पर्टिकुलर उस आदमी के बारे में नहीं बताया जाएगा कि वो कहां पर बैठा है, लेकिन किसी अन्य विषय की तुलना में उल्लेखित होता है, ठीक है। जैसे पर्टिकुलर उस आदमी की पोजीशन ना बता करके ऐसे बोलना कि ये नहीं बोलना कि भाई ए वहां पर बैठा है, उसने ये बोला कि ए जो है वो डी के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है जी, या ए जो है वो जी के जस्ट सामने बैठा हुआ है। तो यहां पर जी का उल्लेख पहले किया है, जी के हिसाब से ए को बिठाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तुलनात्मक जानकारी, मतलब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं, कि डायरेक्ट ना बोल करके उस बात को थोड़ा सा घुमा करके इनडायरेक्ट वे में कहना,
ठीक है। अब तीसरी कौन सी होती, तीसरी होती है नकारात्मक जानकारी। नकारात्मक कौन सी, कि जब किसी के बारे में कोई चीज मना करी जाए, जैसे बोला जाए कि ये जो पर्सन है, ये जो एक्स पर्सन है, ये उसके बराबर में नहीं बैठेगा, ये पंक्ति के कोने पर नहीं बैठेगा, ये पंक्ति के बीच में नहीं बैठेगा, ये एम के सामने नहीं बैठेगा। तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर परफेक्ट ये बोला जा रहा हो कि ये आदमी ये काम नहीं कर रहा है, ये भी कह सकते हैं कि वो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जी हाँ, जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं उन्हीं को ही हम लोग नकारात्मक जानकारी के तौर पे मानते हैं। एक जानकारी में हमें कुछ भी सटीक रूप से नहीं बताती है, लेकिन यह हमें एक संभावना को समाप्त करने का मौका देती है। मतलब कि जैसे उसने बोला कि जी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा, तो आपको ये कंफर्म पता चल गया कि जी जो है भैया वो लास्ट में नहीं बैठेगा, मतलब एंड में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, नकारात्मक जानकारी से भी एक पॉजिटिव चीज निकल करके बाहर आ रही होती है। नकारात्मक से ही एक निश्चित जानकारी भी निकल के आ रही होती है कि नकारात्मक उसने ये बोला कि भाई ये वहां पर नहीं बैठेगा, लेकिन वहां से एक पॉजिटिव, एक निश्चित, एक डेफिनेट जानकारी ये निकल के आ रही है कि वो जब वहां पर नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये जो बची हुई जगह है इन्हीं में से कहीं ना कहीं बैठेगा। तो इस तरीके से हमने जो भी जानकारी हमको क्वेश्चन के अंदर दी जाती है उसको हमने 3 जगह पर क्लासिफाई किया। पहले नंबर पे निश्चित जानकारी, दूसरे नंबर पे तुलनात्मक जानकारी और तीसरे नंबर पे नकारात्मक जानकारी। तो इस तरीके से यहां पर 3 जानकारियों के तौर पे हमने इसको डिवाइड किया है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, देखिए जो आपका मूवमेंट होता है, जो आपको बिठाना होता है वो कैसे कैसे, जैसे मैंने अभी बताया भी था स्टार्टिंग में, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है। लाइन में 2 तरीके की, या तो सिंगल या फिर 2 पैरेलल लाइन। ठीक है, अब जैसे अगर मैं यहां पर बात करूं कि घड़ी की दिशा में गति, क्लॉकवाइज सेंटर फेसिंग है, मान लीजिए एक सर्कल था, कोई गोला था, सर्कल है, और सर्कल के अंदर मान लीजिए कोई लोग इनसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, अंदर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अंदर की तरफ अगर किसी ने फेस कर रखा है तो जाहिर सी बात है उसका ये वाला एंड जो है, या इस तरफ जो एरिया है वो इसका लेफ्ट है, तो इस तरफ जो भी मूवमेंट होगा इसको लेफ्ट कहा जाएगा, और इस तरफ जो भी मूवमेंट होगा उसे राइट कहा जाएगा। देखिए, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो राइट हो रहा है, इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो लेफ्ट हो रहा है। ये है किसका, सर्कल का। देखिए, घड़ी की दिशा में गति बाईं ओर की गति है, घड़ी की विपरीत दिशा में गति दाएं ओर की गति है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी साफ आपको इस चीज को क्लियर कर दिया गया है। ऐसा ही सेम अगर सर्कल की जगह पर मान लीजिए स्क्वायर है, देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल में सेम ही प्रॉपर्टी लगती है, तो स्क्वायर समझ लिया तो रेक्टेंगल समझ में आ गया, रेक्टेंगल समझ में आ गया तो स्क्वायर समझ में आ गया, दोनों में एक ही चीज लगती है। एक स्क्वायर बना हुआ था, इनसाइड फेस करके बैठे हुए हैं, इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट है, बाईं ओर जा रहे हैं, और इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, राइट मूवमेंट हो रहा है। तो दायां और बायां यहां पर साफ तरीके से आपको समझाया गया है कि बाएं जा रहे हैं तो किस तरफ है, दाएं जा रहे हैं तो किस तरफ है। ये आपको समझ भी लेना है, एज वेल एज आपको नोट डाउन भी ये कर लेना है इस डायग्राम को, क्योंकि आगे चल के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है, तो इसको ध्यान कर लीजिए, हमेशा इसको समझ लीजिए एक बार फिर दोबारा से। इनसाइड फेस करके बैठे हैं तो लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है। आउटसाइड फेस करके बैठे हुए हैं तो दूसरी चीजें होंगी। सर्कल के अंदर राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, सेम आपको सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसमें, इनसाइड फेसिंग, और ये हो गया किसमें, आउटसाइड फेसिंग में, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, आइए बात करते हैं आउटसाइड फेसिंग में। देखिए, आउटसाइड फेसिंग में देखिए, बाहर की तरफ कोई देख रहा है तो राइट उसका मतलब इस तरफ होगा, ये तरफ राइट हो गया, और बाहर की तरफ अगर कोई देख रहा है तो लेफ्ट उसका ये हो गया, साफ बताया गया। ऐसे यहां पर है, स्क्वायर के अंदर भी यही है, कोई अंदर बाहर की तरफ देख रहा है, राइट उसका इस तरफ होगा, और यहां पर अगर कोई लेफ्ट की तरफ जाना चाह रहा है, इसका मतलब ये इस तरफ मूव करेगा तो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट होगा। ठीक है,
तो ये हो गया आपके आउटसाइड फेसिंग के सारे डायग्राम, और इधर पीछे हो गए आपके इनसाइड फेसिंग, जो कि सेंटर फेसिंग भी हम लोग कह सकते हैं। तो सेंटर फेसिंग और ये आउटसाइड फेसिंग, ये दोनों तरीके की फेसिंग आपको यहां पर समझाई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया था ऑल्टरनेट वे ऑफ फेसिंग। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके, सम इनसाइड एंड सम आउटसाइड। ठीक है, कुछ लोग अंदर और कुछ लोग बाहर। ठीक है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए एक पूरा का पूरा एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल के अंदर ऑल्टरनेट वे में बैठ रहे हैं। ऑल्टरनेट का मतलब जैसे एक आदमी, जैसे ये पर्सन है, ये बाहर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट वाला है वो अंदर देख रहा है, फिर ये बाहर देख रहा है, फिर ये अंदर देख रहा है, फिर ये बाहर देख रहा है, फिर ये अंदर देख रहा है, फिर ये बाहर देख रहा है, फिर ये अंदर देख रहा है। इस तरीके से ये मूवमेंट आपका चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है ये आपका क्या हो गया? इनसाइड आउटसाइड का। अब इनसाइड आउटसाइड में सिर्फ एक ही चीज बदलती है, और वो होता है राइट और लेफ्ट। कि भाई जब इधर कोई आदमी बाहर की तरफ देख रहा था तो राइट उसका इधर था, लेफ्ट उसका इधर था। अब अगले ही स्टेप के अंदर जब कोई आदमी अंदर देख रहा है तो राइट उसका इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका? हेयर लिखा हुआ है, राइट का मतलब दायां हो गया, लेफ्ट का मतलब बायां हो गया। ठीक है, ऐसा ही सेम डायग्राम आपका स्क्वायर के अंदर चलेगा। क्या कि 8 लोग हैं मान लीजिए, और 8 लोग एक स्क्वायर के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर बैठे होने का मतलब ये हो गया कि जो कॉर्नर वाले पर्सन है वो आउटसाइड देख रहे हैं। साफ पता चल रहा है, आपको दिख भी रहा है डायग्राम में कि कॉर्नर वाले पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं, और जो फेसिंग द इनसाइड है, जो मिडिल ऑफ द पर्सन है, जो स्क्वायर के जो भुजा के मध्य में बैठे हुए हैं, वो कहां देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। बोला गया है कि इस आकृति में 4 व्यक्ति जो बाहर की ओर मुख करके चारों कोनों पर बैठे हैं, और जो व्यक्ति वर्ग की एक भुजा के मध्य में बैठे हैं उनका मुख अंदर की ओर है। साफ बोला गया, इन दिस फिगर द 4 persons who seated in the 4 corner faces outside and the persons who seated in the mid of the side square is faces inside, बताया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके मूवमेंट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट का आपको बताया गया है। मान लीजिए ये आदमी बाहर की तरफ देख रहा है, तो बाहर की तरफ देखना मतलब इनसाइड इसका वो राइट साइड इधर होगा, लेफ्ट साइड इधर होगा। और अंदर की तरफ कोई देख रहा है इस वाले पर्सन का, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। वही वाली बात जो पहले बताई गई है, वही सेम चीज यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि एक हमें सर्कल, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, ये तीनों चीजें हमें क्लियर हो गई। इन तीनों से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आराम से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इन तीनों के ही इनसाइड आउटसाइड हम लोगों को क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अगली चीज जो हमको समझनी है इसके अंदर वो है कीज टू रिमेंबर। ठीक है, कि महत्वपूर्ण पॉइंट, वो पॉइंट जो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो चीज इसके अंदर हमको समझनी है। वो 3 पॉइंट्स क्या क्या है? सबसे पहले तो क्या है, बैठने की व्यवस्था के प्रश्नों को हल करने के लिए याद रखने योग्य कुछ बिंदु, और इन बिंदुओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ये 3 मेन की फैक्टर्स हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जो आपको लास्ट टाइम तक हमेशा ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन को करने तक आपको ये जरूर याद रखना है। वो पहला की फैक्टर क्या है समझ लीजिए, जब प्रश्नों के 2 कथनों को कुछ विशेष नामों के साथ मिला दिया जाता है या विशेष नाम के साथ जोड़ा जाता है। सपोज दैट, जैसे एक नाम होता है वो और लेकिन, और या लेकिन का मतलब एक ही है सिटिंग अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो का मतलब अलग होता है। यदि हम 2 कथनों को और या लेकिन के साथ जोड़ते हैं तो कथन का दूसरा भाग जो होता है वो पहले व्यक्ति के लिए उपयोग किया जाता है, और यदि हम इसको जो के साथ जोड़ते हैं तो कथन का जो दूसरा भाग जो होता है वो सेकंड व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है वो समझिए। देखिए, यहाँ पर और लेकिन से सेंटेंस को जोड़ा गया, तो अगर और या लेकिन से जोड़ा जा रहा है तो वो बात हो रही है फर्स्ट पर्सन की, और अगर यहाँ पर जो से सेंटेंस को जोड़ा गया तो वो बात हो रही है सेकंड पर्सन की। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं जरा, बड़े अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ये बात समझ में आएगी। जैसे बोला गया था कि ए बी के दाएं के दूसरा है, ए बी के दाएं दूसरा है, और या लेकिन
सी के निकटतम बाएं नहीं है। ठीक है, तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये जो सी के निकटतम बाएं नहीं है, ये स्टेटमेंट किसके लिए बोला जा रहा है। देखिए, ये दो वाक्य थे। एक वाक्य तो ये था कि ए बी के दाएं दूसरा है, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य हो गया सी के निकटतम बाएं नहीं है। अब ये दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एक शब्द का यूज किया गया जिसका नाम है और या फिर लेकिन। अब अगर स्टेटमेंट को और या लेकिन से जोड़ा जा रहा है तो वो बात होती है किसकी? फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट का मतलब हो गया ए, जिसका नाम पहले आया, जिसका नाम पहले आया वो हो गया फर्स्ट पर्सन, और जिसका नाम बाद में आया वो हो गया सेकंड पर्सन। ठीक है, जिसका नाम बाद में आया ये बी हो गया आपका सेकंड पर्सन। ठीक है, तो यहां पर अगर सेंटेंस को जो से जोड़ा गया है, देखिए आप, जैसे ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं नहीं है। ठीक है, तो सी के बाएं नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो के बाद वाला स्टेटमेंट है, ये किसके लिए बोला जा रहा है? ये सेकंड पर्सन के लिए बोला जा रहा है, मतलब बी के लिए। तो यहां से बात ये समझ में आती है, अगर सेंटेंस को और या लेकिन से जोड़ा जाएगा तो बात होगी इसके अंदर फर्स्ट पर्सन की। देखिए, ये यहां पर फर्स्ट पे मैंने राइट लगाया है। ठीक है, और अगर स्टेटमेंट के अंदर अगर दो वाक्यों को जोड़ने के लिए अगर जो का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब बात होगी सेकंड पर्सन की। सेकंड पर यहां पर मैंने राइट लगाया है। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिए कि कब किसके लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करी जाती है। हमको ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है हमेशा क्वेश्चन के अंदर कि सर ये जो बाद वाला स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोला जा रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए, बाद वाला स्टेटमेंट से पहले देखिए शब्द क्या है। अगर और या लेकिन से जोड़ा गया है तो फर्स्ट पर्सन के लिए, और अगर क्या कहते हैं जो से जोड़ा गया है तो बात हो रही होगी सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, दूसरा की फैक्टर क्या है जो याद रखने वाला है? केंद्र की ओर, बाहर की ओर, दाएं और बाएं। फेसिंग देखिएगा, क्वेश्चन जो दे रखा है उसके अंदर फेस कहां पर है, क्योंकि फेसेस के अकॉर्डिंग हमेशा आपके राइट और लेफ्ट चेंज हो जाते हैं, दाएं और बाएं बदल जाते हैं। तीसरा की फैक्टर जो आपको याद रखना है वो क्या है? कब कौन सा बिंदु हमारे काम का है, इसका सही चुनाव करना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट दिए हुए हैं। अब 6 पॉइंट के अंदर हो सकता है कि एक पहला पॉइंट आपके शुरुआत में काम का ना हो, दूसरा ना हो सकता है आपका तीसरा पॉइंट काम का मिले, तीसरे के बाद हो सकता है छठा पॉइंट काम का मिले, फिर पहला पॉइंट काम का मिले। तो आपको सही चुनाव करना है कि कब कौन सा पॉइंट हमें पिक करना है, इसीलिए पिकअप पॉइंट इसको कहा जाता है। कब कौन से पॉइंट का हमें सही पिकअप करके और उसको सही जगह पर अप्लाई कर देना है। ये की फैक्टर्स हैं जो कि हमको लर्न करने हैं या हमको ये समझ लेने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सर्कल बेस्ड, सबसे पहले हम लोग टाइप फर्स्ट पर चल रहे हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, अब सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट में क्या होता है ये समझिए। इस प्रकार की व्यवस्था में हम लोगों या वस्तुओं को वृत्त में व्यवस्थित करते हैं। वृत्त की अवधारणाएं स्वभाव में समान होती हैं, जैसा कि व्यक्तियों को बैठाना। व्रत में व्यक्तियों की व्यवस्था निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है, निम्नलिखित कौन कौन से? जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको डिस्क्लोज करे थे, बताए थे, वही वाले सारे पॉइंट। राइट और लेफ्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तब आगे की बातों को करिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं जरा इसके क्वेश्चन पर। इनसाइड का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है सर्कल बेस्ड अरेंजमेंट, और केंद्र की ओर सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला गया है, आइए समझते हैं। 6 लड़के एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, 6 लड़के हैं, एक वृत्त के अंदर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आर एम के तुरंत दाएं ओर बैठा है, लेकिन वी के बाएं ओर नहीं है। ठीक है, एस बी और वी के बीच में है, और नेक्स्ट बोला गया ए वी के तुरंत बाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझने वाली होगी, वो क्या चीज है उस चीज को समझ लीजिए आप। वो बात है ये कि कभी भी अगर कोई पर्सन, मान लीजिए जैसे अगर कोई फेस करा हुआ है, इनसाइड किसी ने फेस कर रखा है, ठीक है, या आउटसाइड फेस कर रखा हो, कहीं पर भी फेस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात वो ये है कि आर एम के तुरंत दाएं बैठा है, लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं है। दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए हमेशा एक लाइन का इस्तेमाल, एक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और वो लाइन क्या है, वो वर्ड क्या है? वो वर्ड है लेकिन, या फिर लेकिन की जगह पर और। ठीक है,
लेकिन या और से अगर दो स्टेटमेंट्स को अगर हम लोग एडजॉइन कर रहे हैं, दो स्टेटमेंट्स को अगर जोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर सेकंड पर्सन होता है और एक फर्स्ट पर्सन होता है। तो अगर स्टेटमेंट को लेकिन या और से जोड़ा गया है, तो इसका मतलब बात होगी फर्स्ट पर्सन की, मतलब जिसका नाम पहले आया वो उसके लिए बात बोली जा रही है, बात वाली। और अगर वो स्टेटमेंट हु से जोड़ा जाता है तो वो बात होती है बाद वाले के लिए, मतलब सेकंड पर्सन के लिए। अब देखिए क्या होता है सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, वो समझ लीजिए। जैसे एक ये स्टेटमेंट था, आर एम के तुरंत दाएं बैठा है, तो आर इज द फर्स्ट पर्सन, एम इज द सेकंड पर्सन के तुरंत दाएं बैठा है, लेकिन स्टेटमेंट को किसने जोड़ा, लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं है। तो आर एम के तुरंत दाएं ओर बैठा है, तो आर एम के तुरंत बैठा मतलब आर हो गया फर्स्ट पर्सन, एम हो गया सेकंड पर्सन, लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं। मतलब हमको ये नहीं समझ में आता है कि ये जो लेकिन के बाद वाला स्टेटमेंट है ये किसके लिए बोला जा रहा है, ये आर के लिए बोला जा रहा है या ये एम के लिए बोला जा रहा है। तो उसी बात के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट को लेकिन या और से जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो बाद वाला स्टेटमेंट है वो है किसके लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए, मतलब आर के लिए। और अगर ये इस लाइन की, इस पर्टिकुलर वर्ड की जगह पर अगर मान लीजिए जो लिखा होता, हु जिसे हम लोग कहते हैं, अगर हु से स्टेटमेंट जुड़ा होता तो वो बात होती किसके लिए, एम के लिए, मतलब एम जो वी के बाएं ओर नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन के अंदर काफी बार आता है। लेकिन या और से स्टेटमेंट को जोड़ा जाएगा तो वो बात होगी फर्स्ट पर्सन के लिए, और अगर स्टेटमेंट को जो से जोड़ा जा रहा है, दो स्टेटमेंट को जो से जोड़ा गया, तो वो बात होगी हमेशा सेकंड पर्सन के लिए। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एम के निकटतम बाएं कौन बैठा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें करना क्या है कि 6 लड़के एक वृत्त में बैठे हुए हैं, तो पहले तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद 6 जगह हमें पॉइंट कर लेनी है जहां पर उन लोगों को हमें बिठाना है। ठीक है, बिठाने के 6 जगह जैसी पॉइंट करेंगे, फिर हम आर से इनको बिठाना शुरू करेंगे। यहां से आर से स्टार्टिंग करते हुए फिर हम जैसे जैसे जो पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को बिठाना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था, सवाल ये पूछा गया है, समाधान देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल के अंदर मैंने 6 जगह पॉइंट कर ली जहां पर इन लोगों को मुझे बिठाना है। ठीक, अब सबसे पहला पॉइंट पढ़ता हूं, क्या है, आर एम के तुरंत दाएं ओर बैठा है लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं है। देखिए स्टेटमेंट को किससे जोड़ा गया है, लेकिन से, तो बात होगी किसकी, फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट का मतलब आर। तो आर जो है वो एम के तो दाएं में बैठा है, तुरंत दाएं बैठ गया। ठीक है जी, आर जो है वो एम के तुरंत दाएं बैठा है। अच्छा, अब इसमें काफी बार बच्चे ये पूछते हैं सर इसमें हम कहां से बिठाना शुरू करें। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ना बताइए एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप किसी भी जगह से इस पर्सन को बिठाना शुरू कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट पर्सन जब कभी भी बैठेगा सिटिंग अरेंजमेंट में तो वो आपके हिसाब से बैठता है, आपके अकॉर्डिंग बैठता है। आपका जहां मन करे आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं, यहां से, यहां से, यहां से, इस जगह से, इस जगह, किसी भी पॉइंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमेशा, फर्स्ट पर्सन हमेशा आपके अकॉर्डिंग बैठता है। लेकिन फर्स्ट पर्सन के बाद में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे हमेशा क्वेश्चन में जो पॉइंट्स दिए गए हैं हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग बैठे। मतलब बाद में आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि अरे नहीं हम तो अपने हिसाब से बिठा लेंगे, नहीं, बाद में जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बिठाना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन आप अपने अकॉर्डिंग बिठा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले डायग्राम को हम देखते हैं कि आर एम के तुरंत दाएं ओर बैठा है लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं है। तो देखिए आर जो है वो एम के निकटतम दाएं बैठा है, इमीडिएट राइट बैठा है। सबसे पहले मैंने एम को बिठाया, एम के इमीडिएट राइट में आर को बिठाया, लेकिन वह वी के बाएं ओर नहीं है। लेकिन ये जो अब लेकिन जोड़ा गया मतलब वो किसके लिए है, पहले वाले पर्सन के लिए, और पहले पे नाम किसका था, आर। तो आर जो है वो वी के बाएं ओर नहीं होगा, मतलब कि वी को मैं इस जगह पर कैसे भी करके, जो एक्स बनाई एक्स नहीं है, ये क्रॉस है, कि वी को मैं यहां पर किसी भी तरीके से नहीं बिठा सकता हूं। क्यों, क्योंकि साफ बोला गया कि वी के बाईं ओर नहीं होना चाहिए। वी को अगर यहां बिठा दूंगा तो वी के ये इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, और जो करने के लिए मना किया गया है कि ये वी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एम आर जो है वो इसके इमीडिएट राइट में है, इमीडिएट दाएं में है,
लेकिन V के बाएं में नहीं है, तो मतलब V यहां पर कैसे भी करके नहीं बैठ सकता है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हम कौन सा पिक करेंगे? S B और V के बीच में है। S जो है वो B और V के बीच में है। अब S हमारा यहां पर बैठा, अब सेकंड डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा, S यहां पर बैठा B और V के बीच में होगा। अब V यहां पर तो मना ही किया गया था, अभी आपने पहला वाला डायग्राम देखा था, उसमें V में आपने देखा यहां पर मना किया गया है। तो अब यहां पर ये 3 प्लेसेस लगातार खाली पड़ी थी, यहां पर आते हैं कि S जो है B और V के बीच में है। तो देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, B/V, और यहां पर क्या किया है, V/B। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि B और V की कंफर्म पोजीशन हमको नहीं पता है। मतलब कि B फॉर बॉम्बे वाला ऊपर बैठेगा तब V फॉर वैन वाला नीचे बैठेगा, हो सकता है B फॉर बॉम्बे वाला नीचे बैठ जाए तब V फॉर वैन वाला ऊपर बैठ जाए। तो अभी B और V की कंफर्म पोजीशन नहीं है, इसीलिए हमने स्लैश डाल करके इस चीज को लिख दिया है। और S की फिक्स पोजीशन यहां पर है ही है, तो S को हमने यहां पर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, S B और V के बीच में है, तो B और V इस तरीके से स्लैश में डाल दिया गया। ठीक, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर। उसमें क्या है, A V के तुरंत बाएं ओर बैठा है, मतलब A जो होना चाहिए वो V के तुरंत बाईं ओर होना चाहिए, V के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। अब एक बात समझिए, अगर मान लीजिए मैं V फॉर वैन वाला यहां पर बिठा देता हूं, ठीक है, तो V का इमीडिएट लेफ्ट कौन होना चाहिए यहां पर? अब यहां पर पहले से कौन बैठा हुआ है, S, तो क्या मैं यहां पर A को बिठा सकता हूं? नहीं, नहीं बिठा सकता ना। इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं V फॉर वैन वाला यहां वाला ओके करूंगा, नीचे वाला नहीं, V फॉर वैन वाला यहां बिठाऊंगा, क्योंकि V के इमीडिएट लेफ्ट में मेरे पास जगह खाली बची हुई है। तो V के इमीडिएट लेफ्ट में मैंने किसको बिठा दिया, A को बिठा दिया। जब V वहां बैठेगा तो B फॉर बॉम्बे वाला यहां पर बैठेगा। फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग M और R आपके पहले ही बैठ चुके थे। अब 5 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, एक जगह बची हुई है, तो जो जगह बची हुई है वो हम उस पर्सन को देंगे जिसका नाम क्वेश्चन के अंदर बोला गया है। ठीक है, तो वो बंदा कौन छूट रहा है? वो बंदा छूट रहा है S, यहां पर पहले से ही आ चुका था, ये रहा S। ठीक है, V यहां पर आ ही गया, मतलब सारे ही नाम एग्जैक्टली यहां पर आ ही चुके हैं, कोई नंबर यहां पर बचा नहीं था, S पहले से ही यहां पर बैठा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे लोग यहां पर बैठ गए। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना, सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना, और थर्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम बनके तैयार हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बी एम के अब निकटतम बाएं बैठा है। क्वेश्चन क्या था, एम के निकटतम बाएं कौन बैठा है? एम के निकटतम बाएं कौन बैठा हुआ है? बी बैठा हुआ है, तो इसलिए बी जो है वो एम के निकटतम बाएं बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी हो गया इसके इमीडिएट लेफ्ट में, बी एम के तुरंत लेफ्ट में बैठा हुआ, ये हो गया फोर्थ ऑप्शन सही। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इनसाइड फेसिंग का जो सबसे पहला क्वेश्चन था ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए बस 2 ही 3 चीजें हैं जिसको बहुत ज्यादा ध्यान से समझने आए इसमें, बाकी सिटिंग अरेंजमेंट बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। पहली चीज जो मैंने आपको बताई वो है इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड के अंदर देखिए, इनसाइड आदमी फेस कर ले या आउटसाइड फेस कर ले, उसके अंदर सबसे बड़ा जो मैटर पड़ता है वो पड़ता है उनके हैंड्स का, राइट और लेफ्ट उसके अंदर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये है कि क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट जो 2 बोले गए उनको किससे जोड़ा गया। अगर लेकिन या और से जोड़ा गया है तो फर्स्ट वाले पर्सन के लिए बात हो रही है, अगर स्टेटमेंट को हु से जोड़ा जा रहा है तो सेकंड वाले पर्सन के लिए बात हो रही है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट को, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए किस पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, जिस वर्ड का यूज किया जाएगा उसी चीज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है शायद ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इस चीज को किया गया है। ठीक है, यहां पर बड़े ही आराम से हमने इस चीज को समझ लिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए डायग्राम। अच्छा, आगे भी जितने क्वेश्चन आएंगे उस बात का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अगर यहाँ पर पॉइंट लिखा है तो फर्स्ट से फर्स्ट डिनोट, मतलब ये ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट के लिए फर्स्ट डायग्राम है, सेकंड के लिए सेकंड और थर्ड से थर्ड बना है। ठीक है, ये हर बार बताएंगे नहीं, इस बात को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर, वो क्या है आइए देखते हैं।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के निम्नलिखित जानकारी पढ़े। ए बी सी डी ई एफ एक व्रत में सम्मुख केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। केंद्र की ओर मुख करके सब लोग बैठे हुए थे। ए डी के दाएं से दूसरा है, जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। सी ई के दाएं से तीसरा है और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए, इस पूरे के अंदर सिर्फ दो ही स्टेटमेंट दिए गए हैं। बिठाने वाले जो सिटिंग वाले पॉइंट होते हैं वो सिर्फ दो ही हैं। एक तो ये कि ए डी के दाएं से दूसरा है, जो देखिए किससे जोड़ा गया, जो को, जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, और सी ई के दाएं से तीसरा है और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं बात कर रहा था उसी बात को यहां पर फिर दोबारा से रिपीट किया गया है। क्या दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए अगर जो से स्टेटमेंट को जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब बात होगी सेकंड पर्सन की, और जब कभी भी स्टेटमेंट को और से जोड़ा जा रहा है तब बात होगी हमेशा फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आपको डिफाइन कर दी गई है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछा गया डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा। देखिए, कभी भी आप ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ा कोई सवाल नहीं है। मेन चीज पता है क्या है, इस जो सेटिंग अरेंजमेंट के अंदर मेन चीज ये होती है कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है, बिठाने वाले जो सिटिंग वाले पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स उस जो डायग्राम आप बना रहे हैं उस पूरे डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जो ये सिटिंग वाले पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपके डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। अगर ये डायग्राम के ऊपर फॉलो नहीं हो रहा है, ये सारे पॉइंट फॉलो हो रहे हैं सर, बाकी सब पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, बस एक लास्ट का पॉइंट फॉलो नहीं हो रहा है, तो अगर एक छोटा सा भी पॉइंट अगर फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो डायग्राम आपका गलत बना है। और अगर ये सारे के सारे स्टेटमेंट जितना भी बोला गया, अगर वो उस डायग्राम के ऊपर फॉलो हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपका डायग्राम बिल्कुल सही बना है। और जब डायग्राम सही बना है, फिर उसके बाद में नीचे कोई भी सवाल आपसे पूछ ले, आप बड़े आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। इसके सामने कौन बैठा है, उसके बराबर में कौन बैठा है, ये किसका पड़ोसी है, उसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप बहुत आराम से आंसर दे पाएंगे। मेन चीज हमको समझनी ये है, वो ये कि जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, बिठाने वाले जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स उस डायग्राम के ऊपर फॉलो होने चाहिए। अगर एक भी पॉइंट नहीं, अगर आधा भी पॉइंट ऐसा है जो फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो डायग्राम हमारा गलत है। इस बात को बिल्कुल एकदम समझ लीजिए। तो तीन ही पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, इन तीनों बातों का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो और जो वाला जो मैंने आपको बताया वो वाला पॉइंट याद रखिए। एक इस चीज को ध्यान रखिए कि इनसाइड फेसिंग और आउटसाइड फेसिंग में राइट और लेफ्ट क्या होता है। और तीसरी चीज इस बात का ध्यान रखिए कि जितने पॉइंट दिए हैं वो सारे के सारे आपके नए डायग्राम जो आपने बनाया है उसके ऊपर वो फॉलो होने चाहिए। बस यही दो तीन बातों का ध्यान रखना है, आराम से आपके क्वेश्चन सारे के सारे होते जाएंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमको पॉइंट्स यहां पर हमने देख लिए, क्वेश्चन आपके सामने था, समाधान। आइए समाधान पे बात करते हैं। सबसे पहले पहला डायग्राम क्या कि ए डी का दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए, स्टेटमेंट को किससे जोड़ा गया, जो से जोड़ा गया। तो जो से जोड़ा गया मतलब बात होगी किसकी, सेकंड पर्सन की, और सेकंड पे नाम किसका आया है, डी का। मतलब ये जो के बाद वाला जो स्टेटमेंट है, ये पूरा का पूरा किसके लिए बोला जा रहा है, ये पूरा पूरा डी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ए डी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ए जो है वो डी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो एक सबसे पहले हमने डी को बिठाया, डी के दाएं दूसरे स्थान पर किसको बिठाया, ए को बिठाया। जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, मतलब ये जो के बाद वाला स्टेटमेंट है वो किसके लिए बोला जा रहा है, डी के लिए। तो डी जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो डी जो एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर है। तो देखिए, तो इसीलिए एफ के जस्ट सामने कौन हो गया, डी हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने ये इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिया, एकदम से कैसे एफ को बिठा दिया। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या है वो आप भी समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी सर्कल के अंदर मान लीजिए 6 लोग बैठे हुए हैं,
और किसी के थर्ड टू द लेफ्ट या थर्ड टू द राइट की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों लोग आमने सामने बैठेंगे, फेसिंग टू ईच अदर बैठेंगे। ठीक है, यहीं पर ही मान लीजिए अगर इसमें 8 लोग सर्कल में बैठे हुए हैं, 4 टू द राइट 4 टू द लेफ्ट की अगर बात हो रही है, इसका मतलब वो पर्सन्स आमने सामने बैठेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक है जो आपको समझ लेनी है। वो क्या कि पहली चीज कि अगर 6 लोग बैठे हैं, थर्ड टू द राइट थर्ड टू द लेफ्ट बोल रहा है, इसका मतलब आमने सामने। 8 लोग बैठे हुए हैं, 4 टू द लेफ्ट 4 टू द राइट बोल रहा है, इसका मतलब आमने सामने। ये एक तरीके की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था कि सी ई के तीसरा दाएं है। ठीक है, सी जो है, सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई, मतलब सी और ई जो होंगे वो कहीं ना कहीं आमने सामने बैठेंगे। क्यों? अभी जस्ट इससे पहले मैं आपको बता के चुका हूं कि थर्ड शब्द का यूज किया जा रहा है और 6 लोग हैं। तो जब 6 लोग हैं और तीसरे शब्द का यूज किया गया, इसका मतलब ये दोनों लोग आमने सामने होंगे। तो हमने क्या किया, यहां पर बिठाया सीई को और यहां पर भी बिठाया ईसी को। यहां सीई और यहां पर ईसी, इसको हमने स्मॉल में इसलिए लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, क्योंकि अभी इनकी ये कंफर्म पोजीशन नहीं है। तो जब तक ये कंफर्म नहीं हो रही है तब तक ये ऐसे ही स्मॉल लेटर्स में रखेंगे इसको। ठीक है, आइए अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो ई और सी यहां पर हो गया, एफ ए डी पहले ही बैठ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या था कि ई एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये इसने साफ बोल दिया कि ई जो होगा वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, तो ई जो होगा वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए। ई इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। ठीक है, और सी ई के तीसरे दाएं बैठा है। सी और ई जो होना चाहिए वो तीसरे इसके दाएं में होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन में अगर दाएं से तीसरा है, सी ई के दाएं से तीसरा है और एफ का निकट, अच्छा इसको हमने पॉइंट वाइज वैसे इधर अलग कर दिया था आपको समझने के लिए। अब जरा एक बार यहां पर भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ऊपर जो दिया गया था कि सी ई के दाएं से तीसरा है और एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ये जो और लगाया गया ये किसके लिए होगा? ये होगा फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट का मतलब हो गया सी के लिए। तो सी जो है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। सी जो होगा वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, तो सी जो होगा वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं होगा, इसलिए सी आएगा यहां पर और तब ई आएगा यहां पर। तो जब सी पड़ोसी नहीं बनेगा तो ई बनेगा। एफ पहले से बैठा हुआ है, ए पहले से बैठा हुआ है, डी आपका पहले से बैठा हुआ है। तो जो जगह बची वो किसके लिए हो जाएगी? जो जगह बची वो रेस्ट ऑफ द पर्सन के लिए हो जाएगी, जिसका नाम यहाँ पर नहीं है। मतलब ए बी, बी बचा, बी आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बोला गया था चौथे पॉइंट में, इसलिए शेष स्थान बी के लिए है, इसलिए शेष स्थान बी के लिए यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके लिए कौन सा पॉइंट बोला जा रहा है। अगर यहां पर हमने जो से स्टेटमेंट को जोड़ा था तो बाद वाले के लिए ये वाली लाइन बोली जा रही है, और अगर और से जोड़ा गया तो वो फर्स्ट वाले आदमी के लिए बोली जा रही है। डायग्राम आपका बनके तैयार हो चुका है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बड़े आराम से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था कि इनसाइड फेसिंग का क्वेश्चन था और क्वेश्चन ये पूछा गया था डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। डी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो वो कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, और ई का मतलब हो जाता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन ई इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। ये देखिए, समझ लीजिए इस चीज को, ये है इसके अंदर, ये देखिए क्लियर है एकदम। ई इसका जो हो जाता है वो इसमें पड़ोसी हो जाता है। ठीक है, चलिए इसकी समरी पर हम लोग बात कर लेते हैं। समरी में क्या है? द कंटेंट आउटलाइंस, सबसे पहले इसके अंदर हमने अभी सर्कल पर आधारित क्वेश्चन करे हैं और सर्कल के अंदर हमने अंदर की ओर मुख करके जो बैठे हुए थे उन लोगों के क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाहर की ओर, कुछ अंदर और कुछ बाहर की ओर, फिर टाइप 2 टाइप 3, ये सारे के सारे हम लोग आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे के पार्ट्स को भी मिस मत करिएगा, बने रहिए सभी लोग। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।